बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप अंदाजा करें कि दुनिया के अंदर बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। यमन की जंग सर पर है। वहां पर 12 कंट्रीज ने उनको धमकी दे दी है कि हम उतरने जा रहे हैं आपके खिलाफ। उधर आप देख ले लिबनान की जंग सर पर है, वहां पर लड़ाई हो रही है। ईरान के ऊपर हमला हो गया है, फिर हमास के साथ लड़ाई जारी है। इस सारी सूरत हाल में अचानक एक पासा पलटता है और ऐसा खेल खुलता है कि अब आपको समझ आएगी कि इतना कुछ करने के बावजूद इजराइल को कोई क्यों नहीं पकड़ पा रहा। और इस सारे मामले पर खेल बड़ा क्लियर हो चुका है कि असल में जितने बड़े अमेरिका के अंदर यूरोप समेत दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, इनको किस तरह कंट्रोल किया जाता है। आज सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये जो आइलैंड आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये एक जजीरा है। ये असल में एक जजीरा था और यहाँ पर दुनिया का सबसे गंदा, मकरू, हराम और इतना घटिया धंधा होता था कि जिससे दुनिया के बड़े बड़े सियासतदान, बिजनेसमैन, जर्नैल तो पूरी दुनिया से कंट्रोल होते थे। ये असल में हुआ ये है कि जेफरी एप्स्टीन, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता, ये असल में जेफरी एप्स्टीन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये अमेरिका का एक फाइनेंसर था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। और आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी ग्रिप इतनी ज़्यादा मजबूत बना ली। ये असल में इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए काम करता है और कई दफ़ा किताबों के अंदर ये बात आ भी चुकी है। अब हुआ क्या है, इस शख्स के साथ दुनिया की बड़ी बड़ी जो ताकतें थी उनका लिंक था। ये इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता था और किस तरह काम करता था, इसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे। इसने काम ये किया कि बिल गेट से लेकर बिल क्लिंटन से लेकर अमेरिका के जर्नैलों से लेकर सियासतदानों से लेकर जितनी बड़ी ताकतें हैं जो अमेरिका का सारा काम करती थी, ये इनको अपने आइलैंड पर बुलाता था, ये इस जजीरे पर बुलाता था और यहाँ पर नाबालिग जो बच्चियां हैं उनके साथ मकरू धंधा होता था और उसके बाद वो इनकी वीडियोस बनाता था। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इसने और इसकी पार्टनर गिसलेन मैक्सवेल, ये असल में ये दोनों ने पूरा ये धंधा किया कि दुनिया भर से लोग लाते थे, टॉप लेवल के लोग लाते थे और वहाँ पर लाकर इनको यहाँ पर अय्याशियाँ करवाते थे, इनकी वीडियोस बनाते थे और उसके बाद इनको ब्लैकमेल करते थे। आप ये देखिए कि दुनिया के जो टॉप लेवल है, यानी मोडोरो है, किम जोंग है, बशारुल असद है, प्यूटिन है और बहुत सारे लोग हैं, ये कभी नहीं गए यहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारी बड़ी ताकतें। अब असल में इस मंजर को देखिए जरा, ये जो शख्स है ये इसराइल का साबिक प्राइम मिनिस्टर है। ये असल में 30 दफा यहाँ पर जा चुका है और ये मिलकर इनके साथ धंधा चलाते थे। अब ये करते क्या थे, ये सारी वीडियोस, डाटा सब कुछ बनाते थे और वीडियोस, डाटा पूरी तरह बनाकर आगे इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी को भेजते। अब वो काम ये करते थे, उन वीडियोस की बिना के ऊपर इस शख्स को पूरी तरह यानी फायदा मिलता था, इसका सब कुछ होता था और फिर वो उससे अपना काम करवाते थे। मिसाल के तौर पर इसराइल के हक में चीज़ें करवाना, इसराइल के हक में पॉलिसीज बनवाना। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें कि $125 अरब की इस वक्त जंग के अंदर धकेल दिया गया इसराइल की जानिब से, तो वो सारी की सारी जो सूरत हाल थी, सारा मामला था, वो कैसे था, वो इसी तरह इनको कंट्रोल करके सब कुछ मैनेज करके। अब हुआ ये है कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उसकी लिस्ट जारी करो। अब लिस्ट तो जारी हो गई है लेकिन उसमें अभी भी पूरे नाम नहीं आए। यानी ये असल में इतना बड़ा इस वक्त धंधा शुरू हुआ है। इस मौके पर लिस्ट आना, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जिन लोगों का नाम लिस्ट नहीं आया उनको पैगाम दे दिया गया है कि अगर तुम लोगों ने कहा ना माना तो तुम्हारा नाम भी आ जाएगा। अब ये जो जेफरी एप्स्टीन था, असल में 2019 के अंदर जेल में अचानक पता चलता है कि इसकी मौत हो जाती है और बाद में मेडिकल रिपोर्ट आते बताया जाता है कि इसने खुदकुशी कर ली है। इसका भाई चीखता रहा, खुदकुशी नहीं की, बड़ी ताकतों ने इसको मार दिया है। फिर उसके बाद वहां पर पता ही चला कि 15 कैमरे थे, वो सारे खराब हो गए उस वक्त, जो पता ही नहीं चला कैसे हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई आया, किसी ने कुछ किया तो वो कैमरे खराब हो गए, सिक्योरिटी गार्ड अचानक वहां से हट गए। यानी वो जो सारी दुनिया के अंदर होता है। अब दुनिया में इस बार इल्जाम लगता है कि नहीं, इसको रास्ते से हटाया गया। इसकी जो पार्टनर थी मैक्सवेल, इसको अगले साल अरेस्ट किया गया और इस पर इल्जामात लगे कि ये भी इस धंधे में शामिल थी और इसको 20 साल सजा सुनाई गई है। ये इस वक्त अब जेल में है।
अब आप जरा अंदाजा कर ले कि आज ये लिस्ट जारी हो गई है और पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच गया है और इस जंग के हवाले से सारे जो पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसकी तस्वीर बड़ी वायरल होती है। डोनाल्ड ट्रंप को जब ये पता चला कि इस शख्स ने काम किया, क्योंकि लिस्ट में ट्रंप का नाम है, ट्रंप ने इसको अपने यानी फार्म हाउस और अपने हर जगह महल जो थे वहां पर आने से मना कर दिया कि ये शख्स बड़ा गंदा, ये किन ताकतों के लिए काम कर रहा है, उसने बाद में क्या करना है। ये वीडियोस बनाता था, कैमरे लगे होते थे, उनको फुल अय्याशी करवाता था। इवन के डिज्नी का याद रखिएगा, जो बच्चों का ट्रिप जाता था जो इसके आइलैंड पर ही जाता था, और आगे फिर क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। हर तरह के यानी दुनिया भर के जर्नैल, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, खाली अमेरिका से नहीं, यूरोप से नहीं, पूरी दुनिया के अंदर से आते थे इसके पास। इसके क्लाइंट थे, ये हर तरह की उनको सहूलत देता था। और ये इतने गंदे लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर इस वक्त इसकी लिस्ट आना असल में होता ये है कि कुछ लिस्ट आना और बाकी को पैगाम देना कि क्या होता। अब उसके बाद जंग का सारा माहौल बदल गया। पूरी दुनिया में आज तहलका मचा है। इवन के बहुत सारी खवातीन आई हैं, उन्होंने आकर बताया है कि 17 साल से इसके आइलैंड पर कैद थी और उनके साथ क्या होता था, क्या सूरत हाल थी। यानी एक दुनिया ही अलग थी और ये जिन ताकतों के लिए काम करता था वो भी सारे इसके ऊपर बातचीत करें। अब कहानी यहाँ पर ये शुरू हुई है कि पूरी दुनिया के अंदर जो तहलका मचा हुआ है, यानी पूरे वर्ल्ड में जो मामला खड़ा हुआ है, अब वो ये कह रहे हैं कि असल में इसके पीछे जो ताकतें थी वो जंग करती हैं और ये सारा कुछ करते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। अब करते करते मामला ये हुआ है कि आप ये देखें कि कल एक बड़ी अजीब सूरत हाल हुई है कि 12 ममालिक ने यमन को धमकी दी है और कहा है कि हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये हमारी तरफ से लास्ट वार्निंग समझो, बिल्कुल फाइनल लास्ट वार्निंग है। उन्होंने कहा कि अगर यमन ने अब दोबारा किसी एक के ऊपर हमला किया, यानी किसी एक शिप के ऊपर हमला किया, तो फिर हम यमन को नहीं छोड़ेंगे। ये सिविलियन शिप है और ये ऐसे है, ये वैसे है। आप सोचो जरा, 12 ममालिक यमन पर हमला करने को तैयार है। किसी ने ये नहीं कहा कि इजराइल को रोक लो, कि वो अगर यहाँ पर ये काम बंद कर दे तो पूरी दुनिया देखिए। जब यमन पर हमला होगा तो जाहिर सी बात है ईरान पर भी हमला होगा, तो फिर ईरान पर होगा तो फिर हिजबुल्लाह भी कूदेगी। फिर उसके बाद ये सारे का सारा जो खित्ता है वो असल में लरस जाएगा और जंगों में धकेल दिया जाएगा। अब आप एक बात बताइए, इजराइल को आप नहीं रोक पा रहे, आप बजाय कि उसका हाथ रोक दें कि यार आप ये काम ना करें, आप इस जंग को ना छेड़ें, आप इसको सारा काम रोक दें। दुनिया क्या कर रही है? दुनिया काम ये कर रही है जो इजराइल चाह रहा है वो काम हो रहा है। इजराइल चाह रहा है कि ये जंग उसके इलाके से निकलकर पूरी दुनिया में चली जाए, पूरा खित्ता इसमें इन्वॉल्व हो जाए, आपस में लड़ाई करते रहे और बेनिफिशियरी मैं हूँ। जाहिर सी बात है इजराइल से ध्यान हटेगा, वो हर तरह का काम करेगा और दुनिया के अंदर बाकी ममालिक को कह रहा है कि नहीं, तुम लोगों ने काम कुछ इस तरह से करना है कि इनको, मैं फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकालो, तुम ये इनको रखो। अब ये कैसे कर लेते हैं आप? कैसी सूरत हाल होती है कि जो बैठा हुआ यूरोप की कंट्रीज के अंदर सियासतदान है, जर्नैल है, वो सारी बातें मानते हैं। अब आपको सारी सूरत हाल क्लियर होगी कि वो कैसे बातें मानते हैं, क्या मामला करते हैं। तो करते करते सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये हो गई है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर तहलका मच गया है और इस शख्स के थ्रू, यानी इस तरह के, यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितने लोग हैं। इजराइल का साबिक प्राइम मिनिस्टर 30 चक्कर उसने लगाए और आप उसकी तस्वीर देखिए किस तरह वो छुप छुप कर इस वक्त आ रहा है। यानी ये सारे का सारा वो मामला है कि इनके क्लाइंट्स, पूरे का पूरा जो हॉलीवुड का सिनेरियो है, हॉलीवुड ये सारा कंट्रोल करते हैं, बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करते हैं। अब जब आपने ये सारे का सारा मामला किया तो बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। यानी पूरे का पूरा जो मामला था, अब वो पॉलिसीज आपने इसराइल के लिए बनाई, उसके हक में बनाई। अब आपको समझ आई कि इसराइल किस तरह अमेरिका की जो कांग्रेस के अंदर सेनेटर्स हैं, लोग हैं, उनको कैसे मैनेज करता है, उसको कैसे कंट्रोल करता है, वो कैसे आकर गुफ्तगू करते हैं, क्या सूरत हाल होती है। इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा अब मुश्किल होता जा रहा है। ये आज तक लोग समझते थे, अब वो आसान हो चुका है। दुनिया समझती थी बड़ा मुश्किल हो रहा है, हम कैसे समझे कि क्यों अमेरिका इतना साथ देता है। अब आपको समझ आ गई है कि अमेरिका के जो ताकतवर लोग हैं वो किस तरह इसराइल की मुट्ठी में। अब मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि यही फॉर्मूला इन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर अपनाया हुआ है कि वहां पर, यानी अगर एक बड़े किसी भी मुल्क का कोई भी शख्स है, उसकी कोई इनके पास डाटा है, वीडियो है, अब उसको कहते हैं कि तू अपने मुल्क के अंदर बना, अपने मुल्क के अंदर बाकी लोगों के साथ उनकी वीडियोस बना, उनका डाटा बना,
वो करते 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 मामला इस तरह होते हैं कि इनडायरेक्टली ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करने के लिए उनके पास यही सारी चीजें होती हैं। आपने किसी की वीडियो बना ली, जो कोई तंग करेगा उसके खिलाफ ये कोई ना कोई चीज सामने ले आएंगे, और आप देखिए उसके बाद उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ये सूरत हाल है। अब जिस जानिब जंग चली गई है, आप जानते हैं कि इस वक्त बिल्कुल हम लास्ट मोमेंट पर हैं कि इजराइल के अपने फॉरेन मिनिस्टर के अल्फाज हैं। ये किसी और के अल्फाज होते तो शायद हम बात कर लेते। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर के ये अल्फाज हैं कि हम दुनिया की बदतरीन जंग के मिडल में है इस वक्त, तीसरी जंग अजीम की मिडल में है, और ये जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है और ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आप देखें कि करते करते बजाय कि अगर इजराइल को आप रोक लेते वहीं पर कि यार ठीक है इस जंग के अंदर जो हो गया सो गया, आपने बंदे मार दिया, आपने फलां, अब इस जंग को रोके, वो बढ़ती नहीं। अब वो मिडिल ईस्ट के अंदर जा रही है, क्योंकि यमन को इन्होंने लास्ट वार्निंग दे दिया। यमन ने आगे से क्या जवाब दिया? यमन ने इनको कहा है कि बजाय कि तुम लोग हमें जाकर रोक रहे हो कि तुम जंग खत्म करो या तुम ये ना करो, उसने कहा जाकर तुम इसराइल को क्यों नहीं रोकते जिसे मासूमों को वहां पर मारा है। यानी आप अंदाजा कर ले, उसने कहा कि हम क्लियरली कह देते हैं हमने ये काम नहीं रोकना जब तक आप वहां पर जो आम लोगों को, मासूम लोगों को मार रहे हैं, इनको मारना रोकते नहीं, वहां पर फूड और मेडिसिन नहीं आती, हम किसी सूरत ये काम नहीं करेंगे। और हम वार्न कर देना चाहते हैं ये जिन जिन ममालिक ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है इकट्ठे मिल करके फलाना, ये जाकर फलस्तीन के अंदर क्राइम क्यों नहीं रोकते, ये वहां पर जाकर इसराइल के हाथ क्यों नहीं रोकते। और उन्होंने कहा कि जहां तक बात यह है कि एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, ना हमारी लड़ाई अमेरिका के खिलाफ है किसी और के, हमारी लड़ाई है सिर्फ इसराइल के खिलाफ। और वो इसलिए क्योंकि वो वहां पर मासूम लोगों को, सिविलियन को मारा है, और फूड, मेडिसिन, फ्यूल ये चीजें नहीं जा रही। आप हमें ये बात अगर कह रहे हैं, आप 12 की स्टेटमेंट इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं आई कि अगर इसराइल ने यहां पर ना रोका तो फिर हम उसके बाद अपना लाएमल तय करेंगे और हम हमला करेंगे, हम फलाना करेंगे। उसने कहा ये ज़हन में रख लेना, हमें आपने जितनी मर्जी धमकी देनी है दे ले, हमने पीछे नहीं हटना, आपको जो शौक है आप पूरा कर ले। अभी तो लड़ाई इसराइल के खिलाफ है, फिर जो जंग में कूदेगा फिर उसके खिलाफ होगी। यानी असल में इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बात की है, उसने कहा है कि अभी तो हम जो इसराइल जाने वाला शिप है, बाद में तो हमने फिर ये 12 ममालिक जो आ गए हमने उनको भी नहीं छोड़ना, उनके शिप भी नहीं जाने देने, क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या बहरीन, क्या फलाना। अब उन्होंने क्लियरली बात कर दी है। अब आप एक बात बताइए, जंग किसकी थी? इसराइल की थी। अब किन की हो गई है? 12 मुल्क और यमन। फिर उसके बाद किसकी तरफ जाएगी? ईरान की तरफ। फिर किसकी तरफ जाएगी? रशिया की तरफ। फिर कौन इनको इन्वॉल्व करेगा? फिर चाइना। फिर करते करते आप अंदाजा कर लें कि जो लोग इस वक्त, यानी जो बाइडेन की क्या हैसियत है, जो बाइडेन प्रेसिडेंट है सुपर पावर का, वो रोक ही नहीं पाया इस जंग को। अब आपको समझ आई कि इसराइल की पावर कितनी ज्यादा है, कैसे वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। हम लोग बिल्कुल आखिरी दहाने पर खड़े हुए हैं कि यानी एक बड़ी खतरनाक जंग आ रही है। आप सोचें कि अभी तक ये 12 ममालिक ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया, वो अलग बात है, बाद में आएगा कौन। लेकिन एक बात होता है कि इसराइल नहीं रुक रहा, वो कह रहा है मैं नहीं रुकूंगा, जो मर्जी। तो उसने क्लियरली कह दिया कि मैंने फलस्तीन सारा खाली करवा कर ही रहना। तो जब इसराइल नहीं रुक रहा तो बाकी क्या रुकेंगे? बताइए ना। बाकी अगर इसराइल नहीं रुक रहा तो बाकी क्या रुक जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी यमन नहीं रुकने वाला, यमन ने तबाह करना और उन्होंने फिर एक्शन लेना। जब वो एक्शन लेंगे तो फिर जंग होगी और फिर इन ममालिक के खिलाफ भी जंग हो जाएगी। यानी हम एक ऐसी जंग में जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा सारी दुनिया उसमें जंग में इन्वॉल्व होगी। जो न्यूट्रल है वो भी हो जाएंगे, जो मुखालिफ हैं वो दूसरी साइड ले लेंगे, जो साथ है वो इधर आ जाएंगे। तो आपने इजराइल की ताकत देखी है कि कैसे एक जंग उनकी थी जो हमास के साथ लड़ी जा रही थी, अब वो करते करते पूरे वर्ल्ड में फैल गई। याद रखिएगा एक बात, जिंदगी के अंदर अगर आप बुराई की जड़ को रोक लेते हैं तो फसाद खत्म हो जाता है। वो बजाय उनको रोकने के, वो अगर इनको कह रहे हैं कि तुम रोको, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम फलाना कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और उस चक्कर के अंदर अब आप देखें क्या होगा। तेल की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी, तेल की कीमतों के साथ साथ और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी आसमान पर चली जाएंगी और दुनिया में सप्लाई चेन रुक जाएगी। तो करते करते हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं कि जहां पर पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सिवाय तबाही के कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। रियल स्टेट की मार्केट बिल्कुल गिर जाएंगी, स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाएंगी, दुनिया के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा। और सबसे बढ़कर याद रखिएगा, हमने यूक्रेन और रशिया की जंग में देखा किस तरह दुनिया मुतासिर हुई, पाकिस्तान समेत।
तो पूरा वर्ल्ड जब इससे मुतासिर होगा उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आपको नजर आ रहा है कि बजाय इसराइल को रोकने के उसके हाथ मजबूत किए जा रहे। कैसे, वो आप सबको पता चल गया। एक शख्स का कहानी का किस्सा सामने है, सोचो इस तरह के कितने होंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।